और बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी के औरैया में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब प्रवासी मजदूरों से भरी एक डीसीएम में ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना आज सुबह करीब 3:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर दिल्ली से लौट रहे थे, जो कि काम न मिलने की वजह से डीसीएम से वापस अपने अपने घरों को लौट रहे थे। हादसे के बाद आनन फानन में स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम ने मजदूरों का रेस्क्यू किया। हादसे के बाद घायलों को जिला अस्पताल और सैफई एम्स में भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उधर कानपुर के कमिश्नर और आईजी को निर्देश जारी किया है कि वे घटनास्थल का दौरा करें और जल्द से जल्द रिपोर्ट दें। इसके अलावा सभी घायलों को सही इलाज मुहैया करवाने का आदेश भी दिया गया है। इस हादसे से जुड़ी 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रक ने दरअसल डीसीएम को टक्कर मार दी थी, जिसमें 24 मजदूरों की दर्दनाक मौत की खबर है। ये तमाम मजदूर डीसीएम में बैठे हुए थे। 15 मजदूर घायल भी हुए हैं, दिल्ली से लौट रहे थे ये सभी, और लगभग 12 से ज्यादा 15 इनकी संख्या बताई जा रही है जो कि मजदूर घायल हुए हैं। अलग अलग जगह इनको अपने घरों पर पहुंचना था, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था और बीच रास्ते में दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। और यही वो गाड़ी जिसमें मजदूर सवार थे डीसीएम, इसमें आटा भरा हुआ था। लगभग सुबह 3:30 बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त वाकई समय लगा होगा राहत पहुंचाने में, जिसके चलते भी देरी भी कई मजदूरों के लिए परेशानी का सबब बनी, जिनको कि अस्पताल समय पर पहुंचाया जाता तो शायद जान बचती। औरैया हादसे पर योगी सरकार बेहद सख्त है। हादसे में लापरवाही बरतने पर बॉर्डर इलाके के 2 थाना अध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि आगरा और मथुरा के एसपी और एएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा दोनों ट्रकों के मालिकों और ड्राइवरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। दोनों ट्रकों को भी जब्त कर लिया गया है। यूपी की योगी सरकार ने औरैया हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा यूपी सरकार घायलों को 50-50 हजार का आर्थिक मुआवजा देगी। लेकिन केस दर्ज हुआ है, कारण बताओ नोटिस भी दर्ज हुआ है। जवाबदेही तय की जा रही है इसमें। उधर मरने वालों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है, जबकि घायलों को 50-50 हजार की मदद देगी यूपी सरकार। उधर औरैया हादसे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से सवाल पूछा है और हम आपको दिखाते हैं कि क्या सवाल प्रियंका गांधी ने पूछा है योगी सरकार से। औरैया की हृदय विदारक घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर सरकार क्या सोचकर इन मजदूरों के घर जाने की समुचित व्यवस्था नहीं कर रही है। प्रदेश के अंदर मजदूरों को ले जाने के लिए बसें क्यों नहीं चलाई जा रही हैं। आगे लिखा है, या तो सरकार को कुछ दिख नहीं रहा या वो सब कुछ देख के अनजान बनी हुई है। साथ ही सवाल यह भी पूछा प्रियंका गांधी ने कि क्या सरकार का काम सिर्फ बयानबाजी करना रह गया है। उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मुआवजे के तौर पर अखिलेश यादव ने सरकार से प्रत्येक पीड़ित परिवार को 10-10 लाख देने की मांग भी की है। उन्होंने भी ट्वीट किया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के मारे जाने की खबरें दिल दहला देने वाली हैं। मूलतः ये वे लोग हैं जो घर चलाते थे और इसलिए समाजवादी पार्टी प्रदेश के प्रत्येक मृतक के परिवार को 1-1 लाख रुपए की मदद पहुंचाएगी। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए निष्ठुर भाजपा सरकार भी प्रति मृतक 10 लाख रुपए की राशि दे। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मायावती ने आरोप भी लगाया है कि सरकारों ने बेरोजगार मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का सही इंतजाम नहीं किया था, इसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। मायावती ने सरकार से मजदूरों के परिवारों के लिए मदद करने की भी मांग की है। मैं बार बार इस बात को कहती रही केंद्र और राज्यों को, तो जो प्रवासी मजदूर लोग हैं तो वो जब अपने प्रदेशों में जाना चाहते हैं तो उनको भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। वो मजबूरी में जाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें कहती तो रही कि हम कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ अभी रिसेंटली कुछ स्पेशल ट्रेनें भी श्रमिकों के लिए चलाई गई हैं, लेकिन
उसमें भी बराबर लोग नहीं जा रहे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनसे टिकट लिया जा रहा है, पैसा वसूला जा रहा है, कुछ लोग बीच में दलाली कर रहे हैं। तो बेचारे जब उनके पास पैसा नहीं है तो कहाँ से वो टिकट लेंगे, तो वो पैदल वो जा रहे थे। लेकिन इस दौरान पूरे देश में कई हादसे हुए हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, लोग मौत के मुंह में चले गए हैं, कई एग्जाम्पल हैं। उधर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा संयम का पाठ पढ़ा रहे हैं। साथ ही विपक्षी दलों पर हादसे पर राजनीति न करने की नसीहत भी उन्होंने दी है। देखिए, इस दुखद हादसे में भी कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं और इसको हादसा नहीं हत्या बता रहे हैं। ऐसे लोगों को हत्या पर राजनीति करने का, दुखद हादसों पर राजनीति करने से बाज आना चाहिए। उनको ऐसे संक्रमण काल में भी राजनीतिक कलाबाजियों को करने से सबक लेना चाहिए कि उनको ये जानना चाहिए कि इस प्रकार के अवसर पर इस प्रकार के वक्तव्य उचित नहीं होते। लेकिन मुझे अफसोस है कि विपक्ष के कुछ लोग, कुछ बड़े नेता मरने पर भी लोगों के राजनीति करते हैं। दुखद हादसा है, उस पर शोक प्रकट करना चाहिए और दुखद हादसा के बजाय उस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। ये विडंबना है। आप सुन रहे थे दिनेश शर्मा को। आकलन जब होना चाहिए कि चूक हुई कहां। निर्देश जारी कर दिए गए हैं योगी सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी ये चूक का नतीजा है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, 24 लोगों की जान चली जाती है। अशोक तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जिससे राजनीति बता रहे हैं दिनेश शर्मा, उनको समझना पड़ेगा कि ये राजनीति करने का मौका अगर ये है भी तो आपने दिया है, और चूक का आकलन करना इस वक्त ज्यादा बेहतर है क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो निर्देश दिए हैं, उसका पालन हो नहीं रहा है, ये साफ समझ आता है। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार मुख्यमंत्री जो बैठक कर रहे हैं प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए, वो लगातार अफसरों को यही निर्देश दे रहे हैं कि जो श्रमिक जहां पर है वहीं पर मौजूद रहे। नोडल ऑफिसर्स नामित किए गए हैं अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग जनपदों में। उनसे संपर्क करके कई लोगों को ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से लाया भी गया है। लेकिन अभी सबसे अहम बात यह है, जो समझना पड़ेगा कम से कम सरकार के आदेश का पालन न करने वाले उन अफसरों को, कि आखिरकार कहां पर चूक हो जा रही है जिसकी वजह से ट्रकों में भर भर कर लोग ये अलग अलग जनपदों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं या पैदल यात्राएं करने को मजबूर हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक कड़ी कार्रवाई करके मुख्यमंत्री की तरफ से इस बार ये स्पष्ट संकेत दे दिया गया है कि अब अगर जिला प्रशासन या कोई भी अधिकारी आदेशों का पालन ठीक से नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोनों जनपद यानी आगरा और मथुरा बॉर्डर के जो जनपद के थाना अध्यक्ष हैं, उन दोनों को निलंबित किया गया है। आईजी और इसके अलावा जो एडीजी स्तर के अधिकारी हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और ये भी कहा गया है कि अधिकारी मौके पर जाकर इस घटना की आख्या मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराएंगे। तो सरकार की तरफ से ये बड़ी और कड़ी चेतावनी करते हुए कम से कम अशोक, एक और चीज बताइए और संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि दूसरा जो ट्रक जो कि डीसीएम है जिसमें मजदूर सवार थे, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, मजदूरों की जान चली गई, उस पर भी केस दर्ज करवाया गया है, क्यों? देखिए, सरकार की तरफ से अभी जो आदेश दिया गया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि क्योंकि जो श्रमिक थे वो उन दोनों ट्रकों में डीसीएम में लाए जा रहे थे, एक ट्रक ने टक्कर मारी और दूसरे ट्रक में श्रमिकों को लाया जा रहा था। और आपको याद होगा कि जो जनपदों की सीमाएं हैं उसको पूरी तरह से सील करने के आदेश दिए गए थे कि कोई भी श्रमिक या राज्य की किसी सीमा से दूसरे राज्य से या दूसरे जनपद से किसी जनपद में बिना जानकारी दिए नहीं आएगा। तो एक मुकदमा दर्ज किया गया है उस डीसीएम के ऊपर, उसके मालिक के ऊपर और चालक के ऊपर कि आखिरकार वो कैसे उन लोगों को बिना बताए शासन के, सरकार के संज्ञान में लाए, उनको की यात्रा करवा रहा था। और लेकिन हम ये जानते हैं अशोक की ट्रकों को छूट केंद्र ने दे रखी है कि कहीं आपसे पास भी नहीं पूछा जाएगा, और इसलिए ये सवाल भी था। बहरहाल आगे क्या होता है, शुक्रिया आपका इस वक्त तमाम जानकारी हमें विस्तार से देने के लिए। लेकिन जवाबदेही भी तय की जा रही है, ये अच्छी बात है क्योंकि तमाम अफसरों के खिलाफ भी निर्देश जारी हुए हैं और उनसे जवाब भी मांगा गया है। तो यूपी में ये दर्दनाक हादसा हुआ, सवाल उठे हैं कि मजदूरों में ऐसी बेसब्री क्यों है, क्यों सरकारी मदद उनके लिए नाकाफी साबित हो रही है। आपको हम भोपाल से आई प्रवासी मजदूरों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे गुजरात, महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूर ऑटो, टेम्पो में बिहार, यूपी, झारखंड में वापस लौट रहे हैं। देखिए भोपाल से विपिन श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। ये भोपाल का बाईपास है, यहाँ देख सकते हैं ये गुजरात की गाड़ी से यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग पहुँचे हैं और ये इनसे जानेंगे कि कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आएंगे। आप लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ पहुँचने वाले, कहाँ से आ रहे हैं आप? आ रहे हैं सूरत से आ रहे हैं, बांदा जाना है। तो ये तो बहुत सारे लोग हैं, पूरा परिवार है, क्या करते हैं आप लोग? परिवार है।
दो परिवार हैं, परिवार के साथ में जा रहे हैं। सब ड्यूटी करते हैं, काम बंद हो गया, काम नहीं कुछ चालू, 2 महीना खाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए चले आए हम अपना। काम भी नहीं, खाने को भी नहीं मिल रहा है वहाँ, जब नहीं कंपनी चल रहा, खाने को वहाँ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो सोचे अपना चले आए। क्या करेंगे वहाँ बैठ के? सेठ है तो भाड़ा तो माफ नहीं करेंगे, कहाँ से भाड़ा पाएंगे? तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है सरकार, प्रवासी मजदूरों जहाँ भी जाएंगे। इतना कुछ नहीं हुआ वहाँ, खाना के लिए नहीं दे रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? और डंडा खिला रही है। हाँ तो इतना क्या पुलिस वाले हैं, ले डंडा मारते हैं, लोगों को क्या करते हैं? एक दिन में 10-10 5-5 जाती है, तो कितना गर्मी 15 वाला कितना रहता है? तो आप वहाँ पहुँच के क्या करेंगे अब? अपना काम धंधा घर में रहेंगे, आराम से घर का काम करेंगे, खाएंगे, पड़े रहेंगे। हाँ। जब चलेगा मिल तब फिर तो ये तो बहुत सारे लोग हैं, आप मना किया है इतने पास सोशल डिस्टेंसिंग का। बच्चे हैं तो अब क्या बच्चे हैं जो सब अपने बच्चे हैं। तो कहीं आप लोगों की जांच भी हुई, जो कोरोना चल रहा है उसको लेकर जांच कहीं की रास्ते में? अभी तो जांच नहीं हुई, लेकिन जांच कराना है। तो ये तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं देखी जा सकती हैं कि मजदूर जो है गुजरात से ये पहुँचे हैं और अपने यूपी के बांदा पहुँच रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि हालांकि एक बड़ी बात है कि उनकी जो कोरोना जांच है या जो होनी चाहिए, जो स्कैनिंग होती है, वो कहीं रास्ते में नहीं हो पा रही है। और ये MH जो गाड़ी है महाराष्ट्र की, और यहाँ पर देख सकते हैं इस गाड़ी में देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ इनसे बात भी करेंगे, कितने लोग हैं यहाँ पर। देखिए तस्वीरों में देखिए यहाँ पर ये सभी लोग हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? और बहुत सारे लोग यूपी। और कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, क्या करते हैं? तो क्या दिक्कत हो रही थी वहाँ, इतने सारे लोग एक साथ कैसे आए? हाँ, एक मिनट इनसे बात करेंगे। आप क्या दिक्कत हो? तो आप वापस क्या करेंगे? वापस जाएंगे कि अपने यूपी में ही रहेंगे? लॉकडाउन के बाद आप वापस लोग जाएंगे, क्या क्या करना करेंगे? क्यों? अब लग रहा है कि हो रहा है, उधर तो क्यों जाएंगे? कोई इतना परेशानी उठा रहे हैं सर, तो कैसे जाएंगे? कोई क्या परेशानी उठा रहे हैं? उधर अभी खाने पीने का दिक्कत है, ऐसा अभी ऐसे मुसीबत में वो हम लोग को ऐसा नहीं किए तो क्या फायदा फिर जाके? इधर मेरा सरकार इधर हमको काम रोजगार दे देगा, दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, रोजगार दे देगा तो क्यों जाएंगे सर? हाँ, तो इधर ही कमाएंगे, इधर ही खाएंगे, अपना इधर ही पास में रहेंगे, अपने परिवार में रहेंगे। कितने लोग हैं अभी आप लोग? हम लोग हैं 40-50 लोग हैं। अच्छा, तो आप लोगों के जांच के लिए स्कैनिंग की कहीं रास्ते में? उधर में भी स्कैनिंग की है, सब कुछ किए, मेडिकल सब बनवाए, उधर ट्रेन के लिए अप्लाई भी किए, नहीं कुछ हुआ तो इसके लिए हम लोग अपना कर रहे थे स्टेशन पर, अपना पैसा लगा के गाड़ी बुक करके गाँव से ही मंगाया तो आया। कितना दे रहे हैं भाड़ा इसका? गेहूँ बेच के हम लोग एक आदमी का कितना भाड़ा है? 3,000। कहना है कि दिक्कत बहुत सारी है। बताया जा रहा है कि जो 3,000 रुपये का यहाँ भाड़ा देकर ये लोग पहुँचे हैं। लगातार कोशिश की गई, सरकार की तरफ से उम्मीद की गई कि वो कुछ ऐसा इंतजाम करेंगे कि ये घर वापस हो सके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और अभी अपना पैसा खर्च करके कुछ बता रहे हैं लोग यहाँ पर कि वो अपने घर परिवार का खाना बेचकर या अपने परिवार से पैसा मंगाकर अपने घर पहुँचने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर ये जो लॉकडाउन है और ये परिस्थितियाँ साफ तौर पर बताती हैं कि आखिरकार जो मजदूर है वो वाकई में कितना मजबूर यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या पसंद श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। दरअसल मजदूरों को पैदल चलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी करीब 100 राज्य ट्रांसपोर्ट की बसें लगाई हैं। दावा है कि बस से ले जाकर मजदूरों को मध्य प्रदेश की सीमा तक छोड़ा जाएगा, पर 2 दिनों से बस खड़ी है। लोग घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए मुंबई से इंद्रजीत सिंह की एक और रिपोर्ट। महाराष्ट्र से मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। इस वक्त मैं कल्याण इलाके में, और ये कल्याण का हाईवे का इलाका है और ये नासिक की तरफ जाता है और यही हाईवे आगे एमपी और फिर यूपी और बिहार की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अब बसों की व्यवस्था की है और इन बसों के द्वारा इनको एमपी बॉर्डर तक छोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि किस बस में किसको जाना है, नहीं जाना है। बताया जाता है कि आधार कार्ड, जिनका आधार कार्ड यूपी, बिहार या एमपी का होगा, उनको ही सिर्फ इन बसों में चढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तक ये बसें निकल नहीं रही हैं। हालांकि बसें भी दर्जनों की संख्या में बसें लगाई गई हैं और ये बसें इसलिए लगाई गई हैं ताकि जो मजदूर हैं वो पैदल न चलें। और ये मजदूर सभी कोई यूपी जाने वाले हैं, बिहार जाने वाले हैं और
कोई 2 दिन से, कोई 4 दिन से सभी लोग चल के यहाँ पर आए हुए हैं, हाईवे पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग पैदल जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर ये बस चलती है तो ये अपने जहाँ जाना है अपने गंतव्य तक, वहाँ तक पहुँच जाएं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ जाना है? हमें बस्ती जाना, बस्ती जिला। तो कैसे जाओगे? ये तो सिर्फ एमपी तक छोड़ेंगे। हाँ, एमपी तक कैसे तो पार हो जाए साहब। तो एमपी से अलग पकड़ोगे? हाँ, मिलेगा तो पकड़ेंगे, नहीं पैदल ही चले जाएंगे। कहाँ से आए हो? हम लोग इधर ही भिवंडी से आए। ये तो एमपी तक ही छोड़ेंगे, तो आगे नहीं, आगे तक नहीं मिलेगा। आगे मिलेगा तो हम लोग आ जाएंगे, चलेगा। क्या करेगा, यहाँ खाने का है ही नहीं, तब बैठ के क्या करेगा ना। तो महाराष्ट्र सरकार ने इसलिए इन बसों का इंतजाम किया है ताकि जो मजदूर हैं, जो धूप में लगातार पैदल चल रहे थे, वो पैदल न चलें, और इन बसों से एमपी बॉर्डर तक छोड़ा जाएगा। और एमपी बॉर्डर के बाद अब एमपी सरकार की जिम्मेदारी आएगी कि वो आगे इनको कहाँ तक पहुँचाती है, और ये यूपी या बिहार जा पाते हैं या कहीं बीच में ही फंस जाते हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। तो बस खड़ी है और ऐसे में मुंबई से करीब 20 मजदूर एक टेम्पो से मुंबई से इलाहाबाद के लिए निकल पड़े। इनका कहना है कि कम से कम 6 महीने तो कोई भी नहीं लौट कर आएगा। कुछ लोग तो गांव में खेतीबाड़ी करने का मन भी बना चुके हैं कि वापस इन्हें लौटना न पड़े। इस वक्त हम हाईवे पर हैं और हाईवे पर जिसको जो साधन मिल रहा है उसी साधन से अपने गाँव जाने के लिए निकला है। आप देख सकते हैं कि एक टेम्पो है और इसमें 15 से 20 लोग इलाहाबाद जाने के लिए निकले हैं। ये सभी लोग उल्लासनगर में काम करते हैं और सब इलाहाबाद के आसपास के लोग हैं। तो ये टेम्पो अब इलाहाबाद तक जाएगा। कितना दिन लगेगा पता है आपको? अभी 36 घंटा लगता है कानपुर तक। बाकी अभी तो ट्रैफिक है बोल रहे रास्ते में, तो अभी 4-5 दिन लग सकता है। तो खाने पीने का इंतजाम है? नहीं, खाने पीने का तो कुछ नहीं है, ऐसा भेल लिए हैं, खाते पीते निकल जाएंगे। सब एक ही गाँव के हो? हाँ, सब एक ही गाँव के। क्या काम करते थे? काम क्या करते थे, एक्सपीरियंस में काम ही नहीं हो रहा था, क्या करें, बैठे। तो फिर लौटोगे कि नहीं लौटोगे? अभी कहाँ लौटेंगे, अब नहीं लौटोगे? अभी नहीं लौटेंगे। तुम लौटोगे इधर? अभी तो फिलहाल 6 महीना कोई सुनवाई नहीं वापस आने की। क्या नाम है? महेश। कितने दिनों बाद गाँव जा रहे हो? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद? हाँ, लॉकडाउन हुआ, गांव से आए, फिर अभी जा रहे हैं। तो काम कुछ किए नहीं थे? काम कुछ नहीं किए। तो कितने दिन बाद अब फिर से लौटोगे कि नहीं आओगे? अब नहीं आएंगे। अब क्या करोगे उधर? बस गांव में खेती करेंगे। पहले क्या करते थे यहाँ? काम करते थे कैटरिंग पे। आप भी इन्हीं के साथ हो? मैं ड्राइवर। आप ड्राइवर हो? तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपको ही है। कितना टाइम लगेगा? आराम से जाएंगे, ऐसा कोई घाई थोड़ी नहीं। आराम से जाएंगे? हाँ, आराम से जाएंगे। खाने पीने का बंदोबस्त कैसे? खाने पीने का बंदोबस्त लिया है, कुछ है खाने के लिए, कुछ रास्ते में मिलेगा, ढाबे वगैरह चालू रहेगा, चाय पानी करते जाएंगे। वैसे भी तो ज़्यादा खाना तो चलेगा नहीं गर्मी में, तो हिसाब से। तो देखिए कि ये 15-20 लोग इस टेम्पो से जाएंगे, सब गाँव के आसपास के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग हैं, इनका कहना है कि वो कुछ दिन पहले ही, इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो कुछ दिन पहले ही काम धंधे की तलाश में मुंबई में आए थे, उल्लासनगर में आए थे, लेकिन अब लॉकडाउन हो गया, उनके पास काम नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, इसलिए इनको गांव जाना पड़ रहा है। और इसमें से ज़्यादातर लोग कम से कम 6 महीने तो मुंबई में लौटने वाले नहीं हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। अब तस्वीरें हम आपको दिल्ली हाईवे की दिखाते हैं, जहां पर जगह जगह मजदूर बैठे हुए हैं। किराया है नहीं, काम है नहीं। सरकार ने बसें ट्रेनें चलाई हैं पर वो नाकाफी हैं। प्रवासी मजदूरों और उनके परिवार की आप बीती सुनी न्यूज़ 24 संवाददाता प्रशांत देव ने। आप भी देखिए। हाईवे के करीब कुछ लोग बैठे हैं, किसी साधन का इंतजार कर रहे हैं। इनको अपने कितनी देर से इंतजार कर रहे हो, क्या साधन है, क्या उम्मीद है कि किस चीज कैसे जाएंगे, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है? हम लोग गीता कॉलोनी से आ रहे हैं। गीता कॉलोनी दिल्ली से। कहाँ जाना है? जाना है हम लोग के बस्ती जिला, बस्ती गोरखपुर पड़ता है। हाँ, तो कैसे जाएंगे, क्या पैदल क्यों निकल पड़े? अब क्या करें, सवारी इंतजार कर रहे हैं, मिल जाएगा तो चले जाएंगे। खाना भी नहीं कमरे में, आदमी 2 महीना से पड़ा है बैठा, तो कैसे खाएंगे? सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं। मैंने वो कह रहे थे कि चलेंगी ट्रेनें मैंने फार्म भी भरा, कुछ अप्लाई कुछ वगैरह नहीं। आज 2 हफ्ते हो गए, तो कमरे मालिक भी ने निकाल दिया, क्या कर सकते थे। दूसरी बात है, वो भी कह रहे कब तक पड़े रहोगे यहाँ पे, अब ये व्यवस्था है नहीं, कब बंद होगा, कब तक खुलेगा। और जो खुलते भी है, गाड़ी वगैरह चलती भी हैं, उसमें इतने पैसे नहीं है जो हम किराया दे सकें। कोई नहीं सुनता है।
हर जगह सब कुछ मोबाइल से भी, हम तो कर नहीं पाते, इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, कंप्यूटर से जाके करवाया लेकिन कुछ सुनवाई नहीं सर। अरे जब राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, जाना तो है ही। अब जैसे वहाँ भी मकान मालिक तो रहने नहीं दे रहा, किराए इतने दिन का किराया हो गया, ऐसे रहते रहोगी तो और बढ़ेगा, तो हम क्या से भरेंगे, डर तो हर चीज़ का लगता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस व्यवहारिक परेशानी को समझेगी और जल्द से जल्द इनका ऐसा इंतजाम करेगी कि जो तस्वीरें पहले देखने को मिली आपको देखने को ना मिले। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। उधर बिहार के पटना में मजदूरों का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रवासी मजदूरों वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है। ट्रेन में जो मजदूर हैं उसके बाद देखिए क्या होता है उनके साथ। छीना झपटी यहां पर शुरू हो जाती है। दरअसल स्टेशन पर स्थित दुकान का शीशा तोड़ते हैं, सामान की लूट शुरू कर देते हैं। हालांकि न्यूज़ 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन देखिए क्या हाल है यहां पर। आपको याद होगा आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही थी कि 3 वक्त का भोजन हर एक मजदूर को हम दे रहे हैं, हर एक गरीब परिवार को हम दे रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कोई भी भूखा नहीं रहा है, 3 महीनों का डेटा दिया उन्होंने। लेकिन सच्चाई देखिए, लूट कैसे मची है ताकि एक रोज की रोटी का जुगाड़ हो पाए।